बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, जिनको हम SNPs भी कहते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रिपीट सीक्वेंसेस हैं उनके बारे में ज़रा डिटेल से पढ़ा। इसके अलावा जो DNA सीक्वेंस के और जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में फर्दर फिर रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं। रिपीट सीक्वेंसेस की भी काफ़ी सारी टाइप्स मैंने आपको बताई, हर एक की डेफिनेशन बताई, उसकी जो है थोड़ी बहुत डिटेल बताई मैंने। तो इसमें सबसे पहले जो रिपीट सीक्वेंसेस हैं उसको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट बनाने के लिए ये मैंने एक आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, तो होपफुली आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो इसमें आप देखेंगे AGCTAA ये एक कह लें सीक्वेंस है, और अगर उससे नेक्स्ट सीक्वेंस देखें तो यही कह लें न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें भी। लेकिन आपको कंसेप्ट देना है कि रिपीट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि कोई एक ख़ास रिपीट यूनिट यानी कि ख़ास किस्म का सीक्वेंस वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, यानी एक ये सीक्वेंस है स्टार्ट में, फिर वही सीक्वेंस फिर दोबारा आ गया, फिर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो रिपीट सीक्वेंस का कंसेप्ट बेसिकली यही होता है कि एक खास यूनिट, अब उस खास यूनिट की लेंथ वेरी कर सकती है। इसीलिए आपको बताया था सैटेलाइट DNA, मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट, कि उनकी लेंथ से पहले एक तो लेंथ है कि जो रिपीट सीक्वेंस है या उसका जो रिपीट यूनिट है उसकी लेंथ वेरी करती है। फिर ओवरऑल जीनोम के अंदर ये जो रिपीट सीक्वेंसेस हैं उनकी लेंथ वो भी वेरी करेगी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसीलिए ये जो सीक्वेंसेस हैं ये इनको DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये ऊपर एक एग्जांपल, फिर नीचे ये सिंगल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ, फिर आगे थाइमिडीन रिपीट हो रहा है, फिर अगेन। तो ये एक और एग्जांपल है, और तरह का रिपीट सीक्वेंस है और रिपीट यूनिट है। ये इस तरह भी हो सकता है AT बार बार वो आ रहा है, फिर CA इनको मोनो न्यूक्लियोटाइड या डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट कह सकते हैं आप। तो देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन अमंग रिपीट सीक्वेंसेस। तो अगर कोई नॉर्मल सीक्वेंस जिसे हम कहें, जो कि कोडिंग सीक्वेंस हो सकता है, नॉन कोडिंग भी हो सकता है, लेकिन उसकी एग्जांपल ये नीचे आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे लिखा है AGCTTA GCCCT, फिर A, फिर अगेन, यानी कि ये अगर तो हो कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो फिर कोडिंग सीक्वेंस में फर्दर उसमें भी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो लेकिन कोडिंग सीक्वेंस में जो वेरिएशन आती है उसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होती है, और एक उस जो कोडिंग सीक्वेंस में वेरिएशन होती है उसकी एक एग्जांपल है, उसको हम कहते हैं SNPs, SNPs बोलते हैं इसको, या इसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, लेकिन पहले जस्ट इसका कंसेप्ट बनाने के लिए कि ये फर्ज करें सीक्वेंस ABCD है, ये ऐसे समझें कि ये 4 या 5 इंडिविजुअल्स हैं, और उनका कोई जीन है जो कि हर पहले इंसान में होता है, या अगर एनिमल की एग्जांपल तो हर एनिमल उस स्पीशीज़ के जो कह लें बफलो है तो सारी बफलो में होगा वो जीन, लेकिन उसका जो बाकी सीक्वेंस है वो कंजर्व्ड है, यानी कि कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन एक ख़ास जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो वेरी कर रहा है। एक एनिमल में या एक ह्यूमन बीइंग में एडेनिन है, दूसरे में ग्वानिन है, फिर ग्वानिन है, फिर साइटोसिन है। तो ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन है इसको हम कहते हैं SNP। तो इसकी खास कह लें सिग्निफिकेंस है, उसको हम आज का जो हमारा बाकायदा लेक्चर है उसमें हम इसको आप देते हैं डिटेल से।
तो जिसको कहते हैं कि एन अदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पॉलीमॉर्फिक डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी इन organism is known to be present in genomes and this is called single nucleotide polymorphism or SNPs। तो एक जो जेनेटिक डाइवर्सिटी की एक एग्जांपल तो बता दिया आपको मैंने कि रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं, और दूसरी जो एक और एग्जांपल है वो क्या है, SNPs हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड polymorphism। They also bring genetic diversity among individuals। SNPs are substitutions of one base, one nucleotide at a precise location within the genome। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखा दिया कि जीनोम में किसी भी खास जगह पर, लोकेशन पर, लोसाई पर कोई एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, काजेज उसके बहुत सारे हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस चेंजेस भी हो सकती हैं और ये इसका कोई काज, कोई क्या कहते हैं उसे, कार्सिनोजेनिक मटेरियल भी हो सकता है, म्यूटाजेनिक मटेरियल भी हो सकता है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो गया हो किसी को तो वो भी डीएनए चेंज लाता है। तो काजेज कैन बी सो मेनी, लेकिन ऐसे रैंडमली किसी जगह पर किसी जीनोम में जो चेंज आ जाए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड SNPs। इफ these SNPs occur in the coding region they are called C SNPs, यानी कि कोडिंग SNPs। और वाइस वर्सा जो कोडिंग SNPs नहीं होंगी दे आर नॉन कोडिंग SNPs। उसको लिखते नहीं है लेकिन दैट इज अंडरस्टैंडेबल के जो कोडिंग रीजन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होंगी उनको C SNPs भी लिख देते हैं। According to the studies, a single SNP can occur every once in every 300 bases। अगर जीनोम का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक अगर जीनोम को स्टडी किया जाए तो जनरली हर 300 बेसिस के बाद एक SNP हो सकती है। अगर हम मुख्तलिफ इंडिविजुअल मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस कंपेयर करें तो ऑन एवरेज हर 300 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक SNP पाई जाती है। एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन, तकरीबन 1 करोड़ SNPs इन द ह्यूमन जीनोम। इन ह्यूमन जीनोम में एस्टिमेट है कि 10 मिलियन या 1 करोड़ के करीब SNPs पाई जाती हैं। तो अब यह है कि SNPs फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इंटरेस्ट इन SNPs lies in the fact that these polymorphisms can account for the differences in disease susceptibility, drug metabolism, and response to different environmental factors between individuals। यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो वेरिएशन है किसी न किसी डिजीज के होने या ना होने के दरमियान, किसी ड्रग के मेटाबॉलिज्म के दरमियान, या एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि रेजिस्टेंस टू हीट, कोल्ड एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो ऐसे जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो वेरिएशन होती हैं दे माइट बी लिंक टू देयर SNPs। ठीक है, क्योंकि SNPs जो कि खास तौर पे कोडिंग रीजन में होती हैं, वो जैसे मैंने पहले बताया कि कोडिंग का मतलब क्या होता है कि वो कोई जीन है, जीन से आगे प्रोटीन बनती हैं, प्रोटीन का पूरे सेल के जो मैकेनिज्म फंक्शन है उसमें उनका रोल होता है। हर प्रोटीन का अपना पहले रोल है। एंजाइम जो है सेल के अंदर वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एक खास प्रोटीन उसके अंदर किसी खास जगह पे म्यूटेशन आ जाएगी, एक खास अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो उसका फंक्शन पे असर होता है। तो उसके नतीजे में कोई ना कोई ड्रग जो है वो एक इंडिविजुअल उसको और तरह से मेटाबोलाइज करता है, जल्दी कर लेता है, कोई देर से करता है। इसी तरह कोई डिजीज़ है वो कोई एक इंडिविजुअल उसको ज़्यादा ससेप्टेबल है, दूसरा उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये इस तरह की जो वेरिएशन होती हैं दे माइट बी लिंक टू SNPs। तो ह्यूमन में कह लें बहुत सारी कह लें ऐसे कह लें रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जो कि SNPs जो हैं पाई जाती हैं ह्यूमंस में, उनको वो मैप करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका फिर रिकॉर्ड रखते हैं और फिर उन SNPs को मुख्तलिफ तरह की जो डिजीज़ हैं या कंडीशंस हैं उसके साथ कोरिलेट करते हैं या एसोसिएट करते हैं। तो इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं हैप मैप। हैप फ्रॉम हैप्लोटाइप, मैप मीन्स
यानी कि उसका कोई उसको लोकेट करना कि कहाँ पर म्यूटेशन है, उसको कहते हैं हैप मैप प्रोजेक्ट। तो हैप मैप प्रोजेक्ट क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हैप्लोटाइप जो है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो हैं उनको वो डिटेक्ट करते हैं। अब हैप्लोटाइप क्या है ये आपके नोट्स में मैं शेयर कर रहा हूँ कि हैप्लोटाइप इज फ्रॉम हैप्लॉइड और फिर जीनोटाइप, ये दो वर्ड से मिलके एक लफ्ज बना है हैप्लोटाइप। तो हैप्लॉइड आपने सुना होगा बायोलॉजी में कि एक सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है और एक सेल हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉयड नॉर्मल जो सेल हैं दे आर ऑल डिप्लॉयड, मीन्स उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो जो नॉर्मल होते हैं 2n नंबर से कहते हैं। ह्यूमन है तो 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो नॉर्मल नंबर 46 दैट इज डिप्लॉयड नंबर। तो जब गैमीट्स बनते हैं स्पर्म या एग्स वगैरह तो उनमें ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो अब जब एक कह लें जो कह रहे हैं जब कोई भी इंडिविजुअल है उसके जो आधे कह लें आप क्रोमोसोम या आधे जीन्स जो है वो एक पेरेंट से आते हैं आधे दूसरे से आते हैं। तो ऐसी अब टेक्निक्स जैसे ये प्रोजेक्ट बताया गया हैप मैप, उसमें हर इंडिविजुअल के जो आधे क्रोमोसोम है या उसकी कह लें हैप्लोटाइप जो है या उसकी जीनोटाइप ऑफ द हैप्लॉइड सेल, ठीक है, जीनोटाइप ऑफ दी हैप्लॉइड सेल वो डिटरमिन की जाती है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस पेरेंट से कौन सी स्निप्स आई और सिमिलरली मदर से कौन सी स्निप्स आई और फादर से कौन सी स्निप्स आई, ताकि उसका एक रिकॉर्ड रखा जा सके और बाद में अगर कोई डिजीज़ ऐसी हो जेनेटिक तो उसका कोई लिंक इस्टेब्लिश किया जा सके कि ये किस तरह की स्निप्स जो है वो किस तरह की कह लें इंडिविजुअल से आ रही हैं। तो एनीवेज इसका बेसिक सा कंसेप्ट आपको देना था कि स्निप्स क्या होती हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या हैं, वो कैसे मतलब उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर ये कि हाउ दे एसोसिएट विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज या ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ये हैप मैप प्रोजेक्ट एक ऐसा ह्यूमन में प्रोजेक्ट है जो कि स्निप्स को आइडेंटिफाई करता है और क्रिएट करता है जीनोमिक स्निप मैप्स, ताकि हर इंडिविजुअल के अंदर पता चल सके कि इसके अंदर कौन कौन से स्निप्स हैं ताकि बाद में उनको फिर एसोसिएट किया जा सके। तो ऐसे स्निप्स को टैग स्निप्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि टैग स्निप्स या जो कह लें स्निप्स आइडेंटिफाई की जा सकी हैं और उनका जो कह लें एसोसिएशन जो है वो किसी डिजीज़ के साथ इस्टेब्लिश हो सकता है या किया जा सकता है, इसलिए उसको कहते हैं टैग लग गया है वो, दे कैन बी स्टडीड फर्दर। सो स्निप्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड पोटेंशियली प्रोवाइड एन एसोसिएशन बिटवीन द हैप्लोटाइप एंड ए डिजीज, यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है और उसका जो वो जिस भी पेरेंट से लेके आ रहा है वो हाफ ऑफ द जीनोम, तो उसका फर्दर स्टडी किया जा सकता है बाय आइडेंटिफाइंग सच स्निप्स। तो फर्दर इसमें अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कि क्रोमोसोम्स और कैरियोटाइप्स। तो क्रोमोसोम जैसे मैंने पहले बताया आपको डीएनए जो है वो नेकेड फॉर्म में नहीं होता, वो इट इज़ इनगल्फ्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जिनको हिस्टोन कहते हैं, वायरसेस है तो उधर कैप्सिड कहते हैं, तो बैक्टीरिया में भी होती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स। तो हायर ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द साइज एंड shape of their genetic material at a particular point in the cell division। सेल डिवीजन आप मियोसिस माइटोसिस आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, मीन्स के डिफरेंट हैं फेजेस। तो हर फेज के अंदर जो क्रोमोसोम की जो अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट होती है। प्रोफेज में वो बाकायदा नजर ही नहीं आ रहे होते। तो मेटाफेज वो फेज होती है जिसमें क्रोमोसोम दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट और उस स्टेज पे माइक्रो क्रोमोसोम जो अंडर माइक्रोस्कोप दे कैन बी ऑब्जर्व, उनका साइज देखा जा सकता है, उनकी शेप देखी जा सकती है, उनके नंबर इवन कैन बी काउंटेड। एट दिस पॉइंट दैट इज एट द मेटाफेज स्टेज the DNA condenses to form a number of very distinct chromosome structures। ठीक है, यानी कि इस फेज पे जो क्रोमोसोम होते हैं या क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए वो कंडेंस हो जाता है, वो श्रिंक होता है और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है दैट बिकम्स क्वाइट विजिबल।
और वो एक ख़ास किस्म के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमाटिड कहते हैं कि क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिड्स, और various morphological characteristics of chromosomes can be identified at this stage, which include centromere and the telomere. तो ये क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उनका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, एंड वाला पार्ट उसको टीलोमियर कहते हैं। तो यानी कि प्रॉपर जो क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है, इट कैन बी ऑब्जर्व एट दिस स्टेज। तो द array of chromosomes from a given organism can be stained with dyes, for example Giemsa stain, and then subsequently analyzed under microscope। तो यानी कि क्रोमोसोम जो हैं एट मेटाफेज स्टेज उनको जिम्सा स्टेन या और भी स्टेन हो सकती है, उनके साथ उनको स्टेन भी किया जा सकता है, और उनका जो लेआउट है कि कौन सा क्रोमोसोम कैसा नज़र आ रहा है वो देखा जा सकता है। तो इस कंसेप्ट के बाद एक टर्म बोली जाती है जिसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। द कंप्लीट एरे और लेआउट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लें स्टडी होती है जहाँ ऐसी डिजीज़ जिनका जेनेटिक्स के साथ लिंक होता है तो उनकी कैरियोटाइप की जाती है। अब कैरियोटाइप कैसे की जाती है उसकी डिटेल में तो नहीं मैं जा रहा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इट इज़ ए टेक्निक, कैरियोटाइपिंग, इट इज़ ए टेक्निक इन विच an individual's whole cell chromosome can be seen by staining with Giemsa stain, and then their number, their shape, size can be identified। तो इस टेक्निक से क्या होता है कि certain genetic disorders in the size, shape and number of chromosomes do exist, and karyotyping can be used as an indicator of the disorder। तो कोई भी डिजीज़ जो है उसका जो जेनेटिक लिंक है वो उससे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो एक डाउन सिंड्रोम एक कह लें मतलब जेनेटिक डिजीज़ है ह्यूमन बीइंग्स में जिसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। मतलब उसका क्या है कि क्रोमोसोम, आपको पता होगा 23 क्रोमोसोम पेयर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम 22 पेयर, और 23rd पेयर जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या जिससे मेल फीमेल या की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो जो 22 ऑटोसोम है उनमें से 21 पेयर जो क्रोमोसोम का है वहाँ पर 3 क्रोमोसोम होते हैं, बजाय इसके कि 2 हों, वन फ्रॉम मेल वन फ्रॉम फीमेल, आई मीन फ्रॉम मदर पेरेंट। उसमें सम हो जब डीएनए की हो रही होती है रिकम्बिनेशन, जो सेल डिवीजन हो रही होती है, तो वहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक होती है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होने की बजाय 3 हो जाते हैं इस पेयर पे। तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम एक डिजीज डेवलप होती है। अब डाउन सिंड्रोम मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन ये व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, इट इज़ ए फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर है। इसकी कॉमन जो उसके साइंस सिम्टम है वो यही है कि जी पुअर मसल उसकी जो होती है डेवलपमेंट होती है, शॉर्ट नेक होती है ऐसे इंडिविजुअल्स की, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो कह लें काफ़ी स्लो होती है। तो एनीवेज डाउन सिंड्रोम इज़ वन ऑफ वेरियस एग्जांपल्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइप क्या है? इट इज़ a technique in which complete set of chromosome in an organism or in a cell can be determined। और मकसद उसका क्या है कि size, shape and number of chromosomes can be studied so that they can be linked with a particular disease। तो इसके साथ मेरा ख्याल है ये जो आपका आज का टॉपिक है इसको हम यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट जो हम आएंगे, यार मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो इसमें हम एक और टॉपिक जो है वो है जेनेटिक कोड, उसको हम स्टडी करते हैं कि जो डीएनए है वो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की,
और वो बहुत सारी कह लें जो है वो इंफॉर्मेशन उसको इनकोड करता है डीएनए। So DNA encodes the primary sequence of a protein by utilizing sets of 3 nucleotides, which is called a codon or triplet, ठीक है, to encode a particular amino acid. तो एक जो कोडान है वो क्या होता है, ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल एक जो कोड है वो एक अमाइनो एसिड को इनकोड करता है। फिर इसी तरह प्रोटीन जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड मिलकर बनी होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि पूरी प्रोटीन जो है वो उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। तो डीएनए में जैसे आपको पहले मैं बता के आया हूँ कि कोडिंग डीएनए होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। तो कोडिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो दे आर इनकोडिंग प्रोटीन और दे आर इनकोडिंग आरएनए। अब आरएनए की टाइप डिफरेंट हो सकती हैं आगे। तो जब प्रोटीन को इनकोड करते हैं तो ट्रिपलेट कोड या ट्रिपलेट कोडान जो है वो एक अमाइनो एसिड को इनकोड करता है, उसकी इंफॉर्मेशन उस कोडान के अंदर होती है। The 4 bases A, C, G and T are present in the DNA and allow a possible 64 triplet combinations. लेकिन यानी कि 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उनके अगर ट्रिपलेट कोडान बनाए जाएं, कोड बनाए जाएं, तो 64 कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप 64 अमाइनो एसिड तो नहीं होते, अमाइनो एसिड होते हैं 20। तो उस से साबित क्या हुआ कि एक कोडान जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड को इनकोड तो करता ही है, लेकिन एक जो अमाइनो एसिड है वो बेसिकली एक से ज़्यादा उसके कोड हो सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक कोड एक ही अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक हो जाए, एक अमाइनो एसिड के मल्टीपल कोडान हो सकते हैं। तो इस टर्म को बोला जाता है डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि देयर आर 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द को genetic codes, but there are only 20 amino acids, so more than one codon may encode an amino acid. Yeah, one amino acid can be encoded by more than one codon. So this is called degeneracy of the genetic code. So with the exception of a limited number of differences which are found in the mitochondrial DNA or one or two other species, the genetic code appears universal. यानी कि वायरस, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जो जेनेटिक कोड है वो तकरीबन यूनिवर्सल है। उसमें कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं। वो एक्सेप्शन कौन सी हैं? या तो जैसे आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर, उनका भी अपना एक डीएनए होता है, तो उधर कोडान में वेरिएशन हो सकती है। फिर इसी तरह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ख़ास तौर पर माइकोप्लाज्मा जो है उसके कोडान में माइनर सी वेरिएशन है। तो अदरवाइज जनरली जो कोड्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, यानी सब ऑर्गेनिज्म में एक जैसे ही हैं तकरीबन। थोड़ी बहुत वेरिएशन हैं, वो जहाँ रेलेवेंट होगा वो आपको मैं बताऊँगा। तो in addition to coding for amino acids, particular triplet sequences also indicate the beginning and stop of a particular gene. तो ये जीन की डेफिनेशन में आपको बता के आया था कि वो एक ख़ास डीएनए का सीक्वेंस जो एक ख़ास प्रोटीन को इनकोड करता है। तो उस जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो जब बार बार मुख्तलिफ जीन का सीक्वेंस देखा गया तो उससे पता चला कि हर जीन जो है वो उसका स्टार्ट और एंड या स्टॉप उसे कहते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ ए जीन सीक्वेंस, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो उसे पता क्या चला कि देयर इज़ वन स्टार्ट कोडान एंड देयर इज़ वन और मोर देन वन स्टॉप कोडान। तो स्टार्ट कोडान क्या है कि ओनली वन स्टार्ट कोडान एग्जिस्ट। उसका सीक्वेंस क्या होता है? ATG, विच आल्सो कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड मैथ्यूनिन। तो एक बात तो आपको बताइए कि कोडान जो हैं, ये ट्रिपलेट कोड जो हैं वो अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं, लेकिन दो ऐसे कह लें कोड्स हैं
जिनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं या स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। तो उनमें स्टार्ट कोडॉन की बात हो रही है कि स्टार्ट कोडॉन की उसके एक एग्जांपल है, उसको एटीजी कहते हैं। तो ये आपको ज़रा इसको याद करना होगा कि अगर पूछ लिया जाए आपके जो होते हैं क्विज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्टार्ट कोडॉन, तो एटीजी, ये इसको रटा लगा लें, जैसे भी याद कर लें कि एटीजी इज द स्टार्ट कोडॉन एज वेल एज इट कोड फॉर मैथ्यूनिन, जो कि 20 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड है। फिर इसी तरह देर आर 3 डेडिकेटेड स्टॉप कोडॉन्स, उनका सीक्वेंस क्या है, TAT, TAG एंड TGA। तो इनको अगर आप कहीं और किसी लिटरेचर में पढ़ें तो ये स्टार्ट कोडॉन, इसको AUG भी लिखा हो सकता है, वो ये जो है ये UAU, ये UAG और ये UGA। उसकी वजह ये कि जो प्रोटीन बनने का अमल है जीन से, वो तो उसमें मल्टीपल स्टेप हैं। पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर मैसेंजर आरएनए से आगे फिर प्रोटीन बनती है। तो जो मैसेंजर आरएनए की स्टेज है वहाँ पर क्या होता है कि आपको बताया था कि आरएनए जो है वो उसके अंदर थायमीन नहीं होती, आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल होता है। तो इसलिए मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस भी किया जाता है, करवाया जाता है, जिसको ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एक फील्ड है कि आप मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस करवाएं। तो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस लिखा जाएगा तो AUG लिखा जाएगा। तो AUG या ATG मतलब उसका ये कि ये स्टार्ट कोडॉन है। और ये स्टार्ट कोडॉन 3 जो मैंने बताए, इसको आप जैसे मर्जी याद कर लें, चाहे TAT याद कर लें या UAU, तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो क्या है। TAT लिखेंगे तो DNA सीक्वेंस होगा, UAU लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि वो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है। A sequence flanked by a start and stop codon containing a number of codons that may be read in frame to represent a continuous protein sequence is called open reading frame। तो ये एक और टर्म आपको बताइए कि सीक्वेंस जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। तो एक टर्म यूज़ की जाती है ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो वो जो तीन कोड का जो सेट है, उसी सेट के तौर पे अगर किसी भी सीक्वेंस को पढ़ा जाए 3 ऐसे करके, तो स्टार्ट कोडॉन से लेके स्टॉप कोडॉन तक आप हमेशा 3 का कॉम्बिनेशन ही देखेंगे। कहीं नहीं होगा कि एक जगह पर 3 हो फिर 2 हो। ठीक है, मुख्तलिफ जीन को आपस में कंपेयर करें। अगर एक जीन जो है, एक इंडिविजुअल का जीन का सीक्वेंस 3 का कोडॉन चल रहा है और किसी इंडिविजुअल में 2 आए, तो वहाँ एक डैश लगेगी। उसका मतलब क्या है कि उस इंडिविजुअल में या तो इस जगह पे कोई म्यूटेशन आ गई है, उस जीन सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया है। तो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है कि ये हो सकता है इसकी प्रोटीन ही अब नॉर्मल बन रही है, या हो सकता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो वो मेरी अपनी PhD में इसी एक न्यूक्लियोटाइड की म्यूटेशन पे मेरी पूरी PhD बेस करती है, जो कि मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से की थी। तो उसकी डिटेल में कभी फिर बात करेंगे। तो कहने का मकसद है कि जो ट्रिपलेट कोड्स हैं, दे आर इन ए सीक्वेंस एंड दे आर रेड कंटिन्यूसली। उसको टर्म बोलते हैं, दे आर रेड इन फ्रेम, ए फ्रेम ऑफ 3। तो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट कोडॉन से ATG से और एंड करेंगे इनमें से कोई एक जो स्टॉप कोडॉन होगा, मोस्टली UAG होता है। तो वो जो फ्रेम है जिसको आपने 3 कोडॉन के जो हैं ट्रिपलेट कोडॉन, उनके फ्रेम में आप पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। ए सीक्वेंस flanked by start and stop codon containing a number of codons, डिपेंड करेगा कितने नंबर, वो हर प्रोटीन के अमीनो एसिड की तादाद डिफरेंट होती है। तो इसी तरह उसके जो जीन है उसके न्यूक्लियोटाइड की तादाद भी डिफरेंट होगी। तो जो ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं वो उनके नंबर वेरी कर सकते हैं। दैट मे बी रेड इन फ्रेम, तो ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि दे शुड बी रेड इन फ्रेम। ऐसा नहीं कि वो एक जगह 3 पढ़ें एक जगह 2 पढ़ें, तो कंटिन्यूसली आपने 3 के सेट पढ़ने हैं। एंड देन they represent a continuous protein sequence
तो वो ऐसा सीक्वेंस जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ORF। तो ओपन रीडिंग फ्रेम भी कह सकते हैं, जीन भी कह सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि ये अल्टरनेटिव नेम है, उसके मतलब दोनों का ज़रा डिफरेंट है। तो एनीवेज ये आपका जो आज का लेक्चर है इसको आप देखें, इसको वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा। हो सकता है इसको मैं यूट्यूब चैनल पे मैं एक इसको शेयर कर दूं, तो आप उसको उधर से भी पढ़ सकते हैं। बाकी के जो लेक्चर हैं जो भी मैंने दिए हैं उनको भी मैं कोशिश करके यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप कंटिन्यूसली इन सीक्वेंस जो है वो पूरा कोर्स या पूरे जो ये हैं लेक्चर इसको आप पढ़ सकें, सुन सकें। तो होपफुली कुछ देर तक ही इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो भी क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं। तो LMS पे तो ये होगा ही डेफिनेटली, उधर भी इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा मैं।